आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ और दूसरा होता है अवतल गोलीय पृष्ठ। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो यहाँ पे इस चित्र का नाम लिखा है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का हम लोग निरूपण करेंगे। ये जो है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर में। हम लोग निगमन करेंगे, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है सी है, जिसका वक्रता केंद्र सी है तथा इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का ध्रुव बिंदु P है और इस गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष PC या OC कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मुख्य अक्ष PC है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु बिंदु O पर स्थित है। एक बिंदु वस्तु ऑब्जेक्ट बिंदु O पर स्थित है। तब बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आपतित होती है, गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है और इसका अपवर्तन होता है, इस दिशा में चली जाती है। ये हो गया बिंदु ए, आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु में ये खींचा गया अभिलंब है, अभिलंब का नाम है CAN। ये विरल माध्यम है, N1 विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल से जब सघन की तरफ जाएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की ओर सीधे ऐसे जाती, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की तरफ, इधर अभिलंब नीचे की तरफ है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है और AM दिशा में चली जाती है। एक और किरण लेते हैं, बिंदु O से जो किरण निकलती है ध्रुव की तरफ, OP किरण जब जाती है तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ये बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो एक अपवर्तित किरण AM हो गया और दूसरा अपवर्तित किरण PC हो गया। अब इन AM को हम लोग पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं और PC को भी पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर के बिंदु I पर काटते हैं। तो इसका मतलब वस्तु जो O पर स्थित है उसका प्रतिबिंब I पर बन जाता है। O का मतलब है ऑब्जेक्ट, I का मतलब है इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, यहाँ पे बन जाता है। अब ये मान लिया हमने कि जो अपवर्त आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है और ये जो रेखा है AB है, AI है, ये बीटा कोण बनाती है और जो रेखा AC है ये गामा कोण बनाती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, तो ये वस्तु की दूरी U हो गई। इसके बाद इमेज से लेकर के ध्रुव की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी V हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को V कर लिया। फिर इसके बाद ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को R, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक करने से वक्रता केंद्र की तक की दूरी हो गई R। तो यहाँ हम लोग देख लिए। अब ये देखते हैं त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC को यहाँ एक बार हम लोग इधर खींच लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा OAC को, ये O हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। C को डॉटेड बना देते हैं पहचानने के लिए, यहाँ पे C हो गया। ये OAC में इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ ऊपर वाला जो कोण है ये वाला कोण, इसको I बना देते हैं। तो त्रिभुज OAC को यहाँ से उठा करके वहां रख दिया गया है OAC। अब देखिए इसमें ये जो कोण है अंतःकोण है, ये भी त्रिभुज का अंतःकोण है और ये भी त्रिभुज का अंतःकोण है और जो ये जो कोण बना है ये बाह्य कोण है, इसको बहिष्कोण भी कहते हैं। तो बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण मतलब I का मान, बहिष्कोण मतलब I का मान। तो एक बहिष्कोण प्रमेय होता है, कक्षा 9 में था। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार जो किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान
दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान दूर स्थित अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहिष्कोण बाहर है, इसके दूर स्थित ये वाला जो कोण पास है, तो पास स्थित कोणों के योग के बराबर नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इस वाले कोण से दूर वाला कोण ये है, और इस वाले कोण से दूर वाला कोण ये है, ये पास वाला है, और दूर वाले कोण के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण इस चित्र में देखेंगे तो अल्फा है, और ये वाला जो कोण सी पर बना है ये गामा है। तो इसका मतलब हो गया आई का मान अल्फा प्लस गामा हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में इसको हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज IAC यहाँ पे देखिए, उस तरह से देख सकते हैं IAC, ये वाला त्रिभुज है। IAC में ये अंतःकोण हो गया, ये भी अंतःकोण हो गया, और ये वाला कोण अंतःकोण हो गया, और उसके बाद ये वाला जो कोण बना है यहाँ पे, ये वाला कोण जो बना है ये बाह्य कोण है, यानी बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मान इस चित्र में ये छोटा वाला है R है। तो बहिष्कोण R बराबर हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। n को हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है पहले माध्यम से, तो दूसरे माध्यम बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे, यानी n का मान हम लोग लिख देंगे n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये मान लेते हैं कि जो बिंदु A है यह ध्रुव P के नजदीक है। जब बिंदु A ध्रुव P के नजदीक होगा या निकट होगा, तो उस समय I और R के मान छोटे होंगे। उस समय I और R के मान छोटे होंगे, I और R के मान छोटे होंगे। तो छोटे कोण के लिए साइन I का मान I ले लेंगे, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है। तो जब I का मान छोटा होगा तो साइन I को I लिख सकते हैं, और इसी तरह से साइन R को R लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n2 अपान n1 बराबर I अपान R। इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा n1 I बराबर n2 R। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसको समीकरण 3 बना दें, इसको समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब क्या करें, 3 में I का मान रख दे, 3 में I का मान रख दे, समीकरण 3 में I का मान रखें तो n1 I का मान यहां से बना ले अल्फा प्लस गामा, n2 R का मान भी बैठा दे, R का मान है बीटा प्लस गामा। ये हो गया, एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम लोग क्या करें, इस समीकरण को हम लोग बना लेते हैं और थोड़ा पक्षांतर करके ऐसे कर लेते हैं n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस n2 गामा। इसमें हम लोग क्या करें, गामा को एक तरफ रखना है। ये जो गामा वाले हैं, गामा को आप मामा समझिए, मामा वाले को उधर कर लेंगे। तो ये n2 गामा माइनस n1 गामा एक तरफ कर ले, और इसको जो बचा है उसको बाईं तरफ कर ले। ये बचा है आपका n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब क्या करेंगे, इसी में से हम लोग ये गामा को कॉमन ले लेंगे, दोनों में गामा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ बाहर की तरफ गामा लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 4 हो गया। इसमें 3 पद आ रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा का जब मान रख देंगे तो समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, जो संबंध है वो तैयार हो जाएगा। तो अल्फा का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए ऐसे करते हैं, यहाँ ले लेते हैं अल्फा, यहाँ ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, होता रहे। यहाँ हम लोग कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू, जब
बिंदु ए ध्रुव पी के नजदीक होगा तब आई का मान भी छोटा होगा, आर का मान भी छोटा होगा। इसी तरह से अल्फा, बीटा और गामा के मान भी छोटे होंगे। तो अल्फा को हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं। जब अल्फा छोटा होगा तो अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। तो tan अल्फा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब ज्ञात करना होगा तो चित्र देखेंगे। ये देखिए अल्फा यहाँ पे है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में अल्फा यानी tan अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका ए जे की जो लंबाई हो एच मान लेते हैं। तो ए जे अपान, इसको हम लिख देते हैं ए जे लंब, और अपान आधार, आधार का मतलब ओजे। अब एजे का नाप है एच, और ओजे का जो ओजे का नाप है वो ओपी के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि जब बिंदु ए पी के नजदीक होगा तो बिंदु जे भी पी के नजदीक आ जाए। तो इसका मतलब ओजे का जो नाप है वो ओपी के बराबर ले लेंगे। तो इसको ओजे की जगह पे क्या लिख देंगे, ओपी लिख देंगे। ये हो गया एच, और ओपी, ओपी की जो नाप है उसको यू लिखेंगे, क्योंकि ध्रुव से बाई तरफ नाप रहे हैं, ध्रुव से बाई और ये बिंदु है तो यहाँ पे माइनस यू लिखेंगे। ये हो गया अल्फा का मान। इस तरह से हम लोग फिर बीटा का मान निकालेंगे। बीटा का मान निकालेंगे, बीटा का मान हम लोग tan बीटा कर लेंगे। तो बीटा का मान tan बीटा कर लेंगे। तो tan बीटा देखिए किस चित्र में है, ये वाला जो चित्र है इसमें बीटा एंगल है। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब का मतलब होगा एच, और यहाँ पे आधार का मतलब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे लिखेंगे। आई जे को हम लोग आई पी भी लिख सकते हैं, और आई पी की दूरी को क्या माने हुए हैं, भी माने हुए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से बाई तरफ नाप रहे हैं, बिंदु पी से आई, बिंदु पी से आई बाई हो रहे, तो यहाँ पे माइनस भी लिख देंगे। ये बीटा का मान हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग गामा का मान भी निकालेंगे। गामा का मान होगा tan गामा, गामा का मान ले लेंगे tan गामा, tan गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए चित्र में ये वाला जो चित्र है ऐसे करके ये गामा बना हुआ है, यहाँ पे ये गामा है। तो tan गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मतलब हो गया एच, और आधार का मतलब सीजे। तो सीजे को हम लोग सीपी के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एच अपान सीपी, सीपी का जो नाप है वो आर है। तो देखिए बिंदु सी इधर है, दाई तरफ है, तो दाई तरफ पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा। तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकल गया। इस अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पे यहाँ पे रख लेते हैं, अभी जगह है ना, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं। ये हो गया n1 अल्फा का मान, अल्फा का मान गया चपान माइनस यू, या चपान माइनस यू माइनस n2, बीटा का मान हम लोग रख लेते हैं या चपान माइनस भी, और ये हो गया n2 माइनस n1 इंटू गामा का मान या चपान प्लस आर। यहाँ से देखिए ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस में गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो माइनस है इसको हम लोग ऊपर कर दें, ये ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, n1 इंटू माइनस एच कर देते हैं, या फिर n1 क्या गया माइनस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को ऊपर से देखिए एच कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से एच कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एच कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, तो बचेगा माइनस n1 अपान यू, और ये बचेगा प्लस n2 अपान v बराबर n2 माइनस n1 इंटू एच अपान आर। ये एच और एच पचास हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या क्या, बच रहा है आपका माइनस n1 अपान यू, n2 अपान v, n2 माइनस n1 अपान कैपिटल आर। तो यहाँ हम लोग n2 वाला प्लस में है तो इसको पहले लिख देंगे, इधर पहले लिख देते हैं, तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n2 अपान v माइनस n1 अपान यू, n1 को माइनस में है तो इसको पीछे लिख देते हैं, और उधर जो बचता है n2 माइनस n1 अपॉन आर है, तो अपॉन आर को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ये एक सूत्र हो गया, एक सूत्र हो गया आपका। इसी में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में n का भाग देने पर,
दोनों पक्षों में n का भाग देने पर, इसके बाद लिखते हैं कि दोनों पक्षों में n1 का भाग देने पर, n1 का भाग देने पर, तो जब n1 का भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n2 अपान n1, और v को थोड़ा घसका के लिख देते हैं, माइनस n1 अपान n1, u को थोड़ा खिसका के लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1, और अपॉन में r लिख देते हैं। तो n2 अपान n को अभी हम लोग लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, n2 अपान n को n2 अपान n1 को n लिख सकते हैं, और नीचे का v, तो n अपान v हो गया, माइनस n1 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचेगा, 1 अपान u हो गया, n2 अपान n1 को n लिख सकते हैं, और n1 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया बटे r। तो ये हो गया आपका, या तो ऊपर वाला सूत्र है n2 बटे v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r, जहाँ n1 विरल माध्यम का और n2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r, जहाँ n जो है उस उत्तल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, जहां आपको समझ में ना आया हो। ये कक्षा 12 के लिए जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये 99% ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में आता रहता है। अब कैसे आता है 99% आने का मतलब ये है कि कई सेट आते हैं यूपी बोर्ड के पेपर, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके साथ ही मैंने एक अवतल पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का सूत्र, वो मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें आप उसको देखना चाहते हो तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन उत्तल पृष्ठ वाला पूछता है और या फिर अवतल पृष्ठ वाला पूछता है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है। आप अगर वीडियो का समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार और देख लीजिएगा। जब आप 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि इसको सिंपल भाषा में एकदम समझाया जाए, तो सिंपल भाषा में समझाया मैंने, समझ में आ गया होगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल संजय सर JBS को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक जय हिंद, जय भारत।